हेलो एवरीवन, आई एम सृष्टि विज फ्रॉम नेक्सस क्लासेस। अगर तो आपने मेरी पिछली वीडियो देखी है, वो वीडियो थी ट्रायंगल्स चैप्टर पे। तो ट्रायंगल्स चैप्टर के हमने सारे बेसिक उस वीडियो में कवर कर लिए थे। तो अब का जो लेक्चर है वो हमारा क्लास 9th के लिए है, जिसमें हम क्या सीखेंगे, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के बारे में। वैसे तो पिछले लेक्चर में हमने कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स का बेसिक सारा देख लिया था, तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, इसका हम फर्दर सीखेंगे। जो 9th का चैप्टर है हम उसका बेसिक एक बार अच्छे से सीख लेंगे, ताकि हम उसके सारे क्वेश्चंस फर्दर अटेम्प्ट कर पाएँ। और जिसने मेरी वीडियो नहीं देखी लास्ट, मेक श्योर कि वो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, तो एक बार वो वीडियो ज़रूर देखें, ताकि नेक्स्ट वीडियो में जो हमारी ये वीडियो है उसमें तुम्हें हेल्प मिल जाए। चलिए, सबसे पहले देखें कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स होते क्या थे। हमने पिछली वीडियो में सीखा था कि हमारे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स क्या होते थे। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स थे सेम शेप और सेम साइज वाले, कि भाई उसकी शेप और साइज में कोई फर्क नहीं होना चाहिए, एक के ऊपर एक ओवरलैप जो चीज करे या एक दूसरे का जो चीज रेप्लिका हो, उसको हम कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं। एकदम एग्जैक्ट सेम शेप और एग्जैक्ट सेम साइज होना चाहिए, तब वो कॉन्ग्रुएंट होता है। सिमिलैरिटी अगर हमें याद हो, क्या था सिमिलैरिटी? था अगर तो हमारी शेप सेम हो बट साइज वेरी कर जाए, उसका फर्क नहीं, वो थी सिमिलैरिटी। बट भाई कॉन्ग्रुएंसी जो अपना 9th का टॉपिक है, उसमें क्या रहेगा कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स कौन से? सेम शेप सेम साइज, ये बात को हमने ध्यान में रखना है। तो भाई एक बार हम देख लेते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर्स कौन सी होती हैं। कॉन्ग्रुएंट फिगर्स के काफी हमने एग्जांपल्स देखे थे लास्ट क्लास में। तो अगर तो देखें, 1 रुपए के 4-5 सिक्के ले लें, एक के ऊपर एक लैप करेंगे, वो क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गए। 2 रुपए के सिक्के आपस में क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। 10 रुपए के सिक्के आपस में क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। अगर हम अलग अलग टाइप के कॉइन्स लेते हैं, वो आपस में क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। मतलब जैसे 2 रुपए के हमने ले लिए, 5 रुपए के ले लिए, 10 रुपए के ले लिए, वो आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट। पिछली क्लास में हमने एग्जाम्पल्स करी थी इसकी काफी सारी, तो बेटर रहेगा अगर वो तुम गो थ्रू करके ही आओ, तो ज्यादा अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए। तो भाई कॉन्ग्रुएंट फिगर्स और किस टाइप की हो जाएंगी, एकदम एग्जैक्ट सेम। कोई भी सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर, स्क्वायर ऑफ साइड 2 सेंटीमीटर, जब भी मैं ऐसे स्पेसिफाई कर देती हूँ इन फिगर्स के साथ, वो क्या बन जाती हैं, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। बट अगर मैं बोलूं ऑल सर्कल्स, वो क्या बनेंगी, सिमिलर फिगर्स, क्योंकि सर्कल का शेप तो सेम रहेगी ना, साइज वेरी करेगा। तो जब साइज वेरी करेगा तो वो क्या हो जाएंगे, सिमिलर फिगर्स। इसी तरीके से अगर मैं बोल दूं ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स, ऑल स्क्वायर, तो ये सब क्या बनेंगे, हमारे सिमिलर फिगर्स। ठीक है जी, ये सब हमारे बन जाएंगे सिमिलर फिगर्स। बट अगर इन फिगर्स में मैं मेजरमेंट स्पेसिफाई कर दूं, सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर, या स्क्वायर ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर, तो ये सब क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। ठीक है जी। अब हम आते हैं अपने कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स पे। भाई 2 ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ साइड्स एंड एंगल ऑफ 1 ट्रायंगल। कह रहे हैं सारी साइड्स और सारे एंगल्स एक ट्रायंगल के बराबर हैं, सारी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स और एंगल्स दूसरे ट्रायंगल के। मतलब क्या हुआ, अगर ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, इसका मतलब कि एंगल ए, ये फर्स्ट है पोजीशन, ये सेकंड, ये थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो एंगल 1 और एंगल डी आपस में बराबर होंगे, एंगल बी और एंगल ई आपस में बराबर होंगे, एंगल सी और एंगल एफ आपस में बराबर होंगे। इसके अलावा ए बी बराबर होगा डी ई के, बी सी बराबर होगा ई एफ के, और ए सी बराबर होगा डी एफ के। तो ये क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो ये दोनों ट्रायंगल्स अगर आपस में एकदम एग्जैक्ट सेम शेप और एग्जैक्ट सेम साइज के हैं, तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स और इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में हमेशा इक्वल होंगे ही।
ठीक है जी। एक बात का हमें खास ध्यान रखना है जो हमारी काफी कॉमन मिस्टेक रहती है कि जैसे अगर हम लिखें ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एफ डी ई, तो अगर ए बी सी को हमने एफ डी ई के साथ कॉन्ग्रुएंट कर दिया तो भाई ये बात गलत हो जाएगी। गलत क्यों हो जाएगी? क्योंकि ए और डी आपस में बराबर है, बट जिस तरीके हमने लिखा ए और एफ दिख रहे हैं बराबर। तो भाई लिखने का फंडा बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ए और डी बराबर है तो ये दोनों ही फर्स्ट पोजीशन पे होने चाहिए। सिमिलरली इसमें बी और ई बराबर है, बी और ई बराबर है, बट ये सेकंड पे है, ये थर्ड पे है, दिक्कत आ गई। फिर सी और एफ बराबर है, सी और एफ की फिर पोजीशन गलत आ गई। ठीक है जी। तो इसमें दिक्कत क्या आई हमारे पास? जिसकी जो पोजीशन रहेगी, जिसके जो एंगल्स आपस में बराबर रहेंगे उनको ही सामने सामने लिखना है। मतलब कि हमें नाम लिखने में सोचना पड़ेगा कि भाई अगर ए और डी बराबर हैं, पोजीशन इसकी ये होनी चाहिए। हम क्या लिखेंगे? ट्राइंगल ए कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए के साथ डी आएगा। फिर बी और ई बराबर हैं, बी और ई आपस में आएंगे। फिर सी और एफ बराबर हैं तो सी और एफ इस तरीके से आएंगे। तो ये लिखना हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी है, ढंग से लिखना ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर हम इस तरीके से लिख दें तो इसका मतलब बदल जाएगा। अगर उस तरीके से लिखा है तो ए एफ के बराबर, बी डी के बराबर, सी ई के बराबर, जो कि ट्रू है ही नहीं। तो इसलिए इसको लिखते टाइम हमें थोड़ा सा ध्यान देना रहता है। ठीक है जी। अब अगर दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया हमने कि भाई ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल डी ई एफ आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, तो अगर तो ये कॉन्ग्रुएंट हैं तो ये एंगल्स आपस में बराबर होंगे, ये साइड्स आपस में बराबर होंगी। किस रीजन की वजह से? इस रीजन की वजह से, सीपीसीटी की वजह से। सीपीसीटी क्या है? कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। अगर दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो बट नेचुरल ही उसके एंगल्स आपस में बराबर होने वाले हैं और उसकी साइड्स आपस में बराबर होने वाली है। तो ये चीज हमें पता लग लेगी इस चक्कर में, सीपीसीटी की वजह से। चलिए भाई, अब मेन बात पे आते हैं। अब हमें कॉन्ग्रुएंट तो पता चल गया मतलब क्या है, बट कॉन्ग्रुएंट अब प्रूफ किस तरीके से करना है। अब हम देखेंगे जी कॉन्ग्रुएंसी का प्रूफ कैसे करें। अब कॉन्ग्रुएंसी के प्रूफ काफी रूल्स होते हैं जिससे प्रूफ हो सकता है कॉन्ग्रुएंसी। इसी तरीके से सबसे पहला रूल है SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल। अच्छा भाई, एक्सियम क्या होता है? एक्सियम का क्या मतलब होता है? एक्सियम हमने एक एक्सियम होता है, थ्योरम हो जाती है, इनमें क्या फर्क होता है? एक्सियम वो चीज है जो कि हमें पता ही है, प्रूव्ड है, चाहे विजुअलाइजेशन से हो चाहे कॉमन सेंस से, वो भाई प्रूव्ड है। जैसे अगर मैं बोलूं पानी गीला होता है, अब हमने रूह अफ़ज़ा बनाया, शरबत उसमें घोल दिया, वो भी गीला होगा क्योंकि पानी गीला है। ठीक है ना? इसी तरीके से ऑलरेडी प्रूवन स्टेटमेंट बोलते हैं, कहीं ऑलरेडी प्रूवन होती है, पता है कि हाँ ये ट्रू है हमारी, तो एक्सियम वो है। तो हमें इसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल क्या है? एक्सियम है कि प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, भाई हमें पता है कि ये होगा ही होगा। ठीक है, विजुअलाइजेशन से भी हम देख सकते हैं इसको। तो भाई इसको पढ़ते हैं। टू एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू साइड्स एंड द included angle of a triangle are equal to the sides and the included angle of other triangle। भाई फोकस देखना किस चीज पे? फोकस है included वर्ड पे। अभी देखते हैं क्यों। अब हमें दो ट्राइंगल्स गिवन है, इसको नाम दे देते हैं ABC, इसको नाम दे दिया हमने PQR। तो भाई ये मुझे 5 सेंटीमीटर गिवन है साइड, ये 7 सेंटीमीटर गिवन है, ये 30 डिग्री गिवन है। तो भाई बच्चा देखता है कि दो साइड्स वाजिबा आ गई, हमारे पास एक एंगल आ गया, जल्दी जल्दी जी SAS लगेगी। नहीं लगेगी। क्यों? इस वजह से जो एंगल है, हमें इस एंगल से कंसर्न नहीं है, हमें चाहिए ये वाला एंगल। सपोज करो ये हमें दे दिया 80 डिग्री,
अब लगेगी इसमें एस से एस। हमें 30 वाले से कोई फायदा नहीं हुआ था, हमें फायदा किससे है, 80 डिग्री मिलने से। तो 80 डिग्री मिलना जरूरी था, क्यों, क्योंकि एस ए एस लगनी थी। इसको अब लिखेंगे कैसे हम, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, ए बी बराबर पी क्यू के 5 सेंटीमीटर गिवन है, फिर एंगल बी बराबर एंगल क्यू के 80 डिग्री गिवन है, फिर एंगल फिर बी सी बराबर क्यू आर के 7 सेंटीमीटर गिवन है। इसका मतलब साइड एंगल साइड प्रूव हो गया। तो हम क्या लिखेंगे, ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल पी आर क्यू। भाई जल्दी से सोच के बताओ, मैंने सही लिखा है कि नहीं, कि कोई दिक्कत करी, गड़बड़ हुई कोई? जिसने सोचा यस, तो हाँ भाई बिल्कुल गड़बड़ करी। गड़बड़ कहाँ करी हमने, ये नाम लिखने में। तो इसका नाम क्या आना चाहिए था, पी आर क्यू नहीं आना चाहिए था, इसका नाम आना चाहिए था ट्राइंगल पी क्यू आर। क्यों, ए बी पी क्यू आपस में बराबर, ए बी पी क्यू आपस में बराबर, फर्स्ट और सेकंड, वेरी गुड। बी और क्यू आपस में बराबर, सेकंड सेकंड, वेरी गुड। बी सी और क्यू आर आपस में बराबर, सेकंड थर्ड, सेकंड थर्ड। अब ये सही है, ये तरीका गलत था लिखने का। सीधी सी बात है, बी और क्यू ही नहीं मैच खा रहे यार, बी और क्यू 80-80 डिग्री है, गड़बड़ उधर ही आ गई, दोनों तो सेम पोजीशन पे है ही नहीं। अगर वो सेम पोजीशन पे नहीं है, इसका मतलब ये मैंने गलत लिखा। ठीक है जी, पोजीशन का हम खास ध्यान रखेंगे, ये गलती हम नहीं करेंगे, क्योंकि आगे के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर देखने हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स अगर हमने देखनी है, तो हमें उस चीज में दिक्कत आ सकती है। अब यही उसी चीज का एग्जाम्पल है। अगर ए बी ये और डी ई आपस में बराबर, ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर, बी सी और ई एफ आपस में बराबर, तो ये क्या हो गया, कॉन्ग्रेंट बाय एस ए एस कॉन्ग्रेंसी रूल। ठीक है जी, अब ये कॉन्ग्रेंट तो हुआ ही हुआ, इसके साथ ही साथ क्या बोल सकते हैं कि ए सी विल बी इक्वल टू डी एफ, एंगल ए विल बी इक्वल टू एंगल डी, एंगल सी विल बी इक्वल टू एंगल एफ। रीजन, corresponding parts of congruent triangle CPCT। इस रीजन की वजह से कि ये कॉन्ग्रेंट हुए, तो बाकी चीजें भी हमारी प्रूफ हो गई। ठीक है जी, अगर ये टॉपिक क्लियर है तो हम अभी आगे चलते हैं। इसी के बेसिस पे SAS पे हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा NCERT का एग्जाम्पल क्वेश्चन ही है ये। तो हमें गिवन क्या है, OA बराबर OB के, OD बराबर OC के। हमने कॉन्ग्रेंसी प्रूफ करनी है, तो कॉन्ग्रेंसी प्रूफ करके देख लेते हैं। ये ट्राइंगल में और ये ट्राइंगल में लिखेंगे क्या, इन ट्राइंगल AOD एंड ट्राइंगल BOC। तो भाई AO बराबर OB के गिवन है हमें, फिर इसको मैं अपनी हेल्प के लिए 1 और 2 नेम कर देती हूँ। तो एंगल 1 और एंगल 2 भी तो बराबर हैं, किस वजह से, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो यहां पे हमारा आ जाएगा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। फिर साथ ही साथ DO विल बी इक्वल टू CO, देयरफॉर ट्राइंगल AOD will be congruent to triangle BOC by SAS congruency rule। ध्यान देना, एंगल 1 और एंगल 2 इसमें इंक्लूडेड एंगल थे। इन दोनों ट्राइंगल्स में जब एंगल इंक्लूडेड होगा तो सीधा सीधा SAS लग जाएगी हमारी। चलिए अगला कॉन्ग्रुएंसी रूल देखें, AS से। ठीक है जी, पहला जो था वो SAS था, उसमें हमने ध्यान देना है कि A की पोजीशन फिक्स्ड है तो ही ये लगेगी। अब आते हैं ASA पे।
two triangles are congruent if two angles and one pair of corresponding side are equal to two angles and one side of other triangle. ठीक है जी. अब इसमें पिछली थ्योरम से क्या हटके है कि इसमें इंक्लूडेड वर्ड नहीं लिखा. अब क्यों नहीं लिखा? पहले तो हम ए ऐसे ही देख लेते हैं कि कैसे लगेगी भाई. ये सोचो 40 डिग्री, ये निकल आया अपना 70 डिग्री, 40 डिग्री, ये 70 डिग्री और ये 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर. तो भाई ये ट्राइंगल सीधा सीधा आपस में हो गए कॉन्ग्रेंट बाय एएसए रूल. तो ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल DEF. ठीक है. अब इसमें इंक्लूडेड क्यों नहीं लिखा हमने? सोचो अगर ये 70 मुझे ना दिया गया होता, मुझे दिया गया होता ये दे दिया कह लो 80 डिग्री दे दिया, या ये भी 70 डिग्री हो दिया कह लो. सोचो ये 70 डिग्री दे दिया. ठीक है. अब ये एंगल जो है, ये साइड जो है, ये तो इंक्लूडेड नहीं है. अब क्या होगा? अब एंगल साइड एंगल लग सकती है. अब ASA, अब ये थ्योरम, अब ये कॉन्ग्रुएंसी रूल लगेगी क्या? नहीं भाई, बिल्कुल लगेगी. बस थोड़ा सा वेरिएशन आएगी. हम लोगों को पिछले लेक्चर से एंगल सम प्रॉपर्टी याद है. एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती थी? सम ऑफ ऑल 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री. कि तीनों एंगल्स को जब हम जोड़ते हैं क्या बनता है हमारे पास? 180 डिग्री. तो अगर हम इसमें इस ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएं तो हम ये एंगल निकाल सकते हैं? भाई बिल्कुल निकाल सकते हैं. 70 निकल रहा है. सिमिलरली इस ट्राइंगल में क्या निकल रहा है? एंगल सम प्रॉपर्टी निकाल के 70 निकल रहा है. तो भाई ASA तो लग गई है ना. तो इसका मतलब है अगर कोई भी दो एंगल्स दिए होंगे तो हम इतने समझदार तो हो चुके हैं कि तीसरा एंगल तो हम निकाल पाएंगे ना. कोई उसमें रॉकेट साइंस तो है ही नहीं. दो दिए, तीसरा एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओ, निकाल दो. तो ये जो ASA प्रॉपर्टी है ना, दो एंगल्स तो हैं, तीसरा निकल आएगा, तो हम इसको AAS या SAA भी बोल सकते हैं. कोई फर्क नहीं. इसका मतलब है इसमें तो पोजीशन का खास ध्यान देना है. इसमें पोजीशन आगे पीछे हो जाए हमें कोई फर्क नहीं. दो एंगल है, तीसरा निकाल लेंगे. हम इतने इंटेलिजेंट हैं कि तीसरा एंगल हम निकाल सकते हैं. तो इसमें इन तीनों में से कोई भी लिख जाएगा. ठीक है जी. इसके साथ हम इसी का एक सवाल करके देखते हैं हम. चलिए, सवाल क्या है? लाइन सेगमेंट AB इज पैरेलल टू अनदर लाइन सेगमेंट CD. कि भाई ये लाइन आपस में क्या है? पैरेलल. और कहता है O मिड पॉइंट है AD का, तो इसका मतलब AO बराबर OD के. चलिए, हमने प्रूफ क्या करना है कि AOB और DOC कॉन्ग्रुएंट है. भाई देख लेते हैं इधर से ही. ये इसके बराबर, बहुत ही बढ़िया, काफी काम हो गया हमारा. ये एंगल और ये एंगल में रिलेशन बता पा रहे हो? इन दोनों एंगल में कोई रिलेशन दिख रहा है हमें? सिंपल सा रिलेशन है. कौन सा? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. ठीक है. अब और भी कुछ मिल जाए तो बढ़िया हो जाएगा. अब हमें क्या गिवन है कि ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं. अगर ये पैरेलल हैं तो भाई ये और ये, हमें एक और चीज मिल गई. एंगल A और एंगल D क्या होगा? बराबर होंगे. क्यों बराबर होंगे? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. ठीक है जी. तो भाई तीनों चीजें निकल आई. एंगल साइड एंगल, तो लिख लेते हैं ये बात को. इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल DOC, इसमें देखें एंगल COD बराबर एंगल AOB के वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. अगली बात, OD बराबर OA के गिवन है कि मिड पॉइंट है. फिर अगली बात, एंगल A बराबर एंगल D के, किस वजह से?
alternate interior angles. Therefore, triangle AOB is congruent to triangle DOC by angle side angle. Congruency rule. भाई अगर तो इसमें तुम्हारा मन नहीं था कि यार मुझे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल वाली ना प्रॉपर्टी पसंद नहीं है, सुंदर नहीं लगती मुझे वो वाली, अब मैं क्या करूं, तो ये लेने की बजाय हम क्या कर सकते थे, हम ये एंगल्स ले लेते, क्योंकि भाई ये दोनों एंगल्स भी तो आपस में बराबर ही हैं। ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, ये साइड गिवन है बराबर, तो क्या लग जाता, एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड लगती थ्योरम। और बात वही है, दोनों ट्राइंगल्स अपने कॉन्ग्रेंट आ जाते, ये ट्राइंगल इसके कॉन्ग्रेंट आ जाता। ठीक है जी। अगली बात क्या बोल रहा है, O इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। भाई ये प्रूव हो गया अपना। जब ये बात प्रूव हो गई, देयरफॉर CO इक्वल्स टू OB बाय CPCT। और अगर CO इक्वल्स टू OB है, इसका मतलब क्या हुआ, O is the midpoint of BC। खत्म बात, क्लियर है सबको ये। तो हम अब आगे देखते हैं फिर। चलिए, अच्छा पिछले लेक्चर में याद हो तो हमने बोला था आइसोसेलेस ट्राइंगल का कि उसकी दो साइड्स बराबर होती है और दो साइड्स बराबर होने की वजह से उसके ऑपोजिट एंगल्स भी बराबर होते हैं। अब इसमें क्या हो गया, बोल रहे प्रूफ कर दो ये बात कि ऑपोजिट एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। हम कहते हैं चलो करते हैं ट्राई। तो हमने एक बढ़िया सा आइसोसेलेस ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया और नाम दे दिया इसको ABC। ठीक है। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल में ये और ये लाइन आपस में बराबर, तो गिवन क्या है हमें, आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC जहां पे AB बराबर है AC के। और मुझे प्रूफ क्या करना है इसमें, एंगल B बराबर एंगल C के की ऑपोजिट साइड, जैसे AC के ऑपोजिट एंगल B है और AB के ऑपोजिट एंगल C है, ये आपस में बराबर प्रूफ करने हैं मुझे। तो चलो देख लेते हैं। इसमें ना मैं कंस्ट्रक्शन लगाती हूं, ड्रॉ एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। इसका एंगल बाइसेक्टर बनाया, ये बन गया भाई, ये और ये एंगल आपस में बराबर, एंगल 1 बराबर एंगल 2 के। क्यों, बाय कंस्ट्रक्शन हमने किया ये काम कि एंगल 1 बराबर एंगल 2 के, क्योंकि AD इज एंगल बाइसेक्टर। तो अब देखते हैं, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, इसमें क्या रहेगा, AB बराबर AC के। गिवन है हमें बात कि दो साइड्स आइसोसेलेस ट्रायंगल की बराबर होती हैं। एंगल 1 बराबर एंगल 2 के बाय कंस्ट्रक्शन, फिर AD बराबर AD के कॉमन। देयरफॉर ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में क्या आ गए, ABD इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ACD बाय SAS कॉन्ग्रेंसी रूल। अगर ये दोनों आपस में कॉन्ग्रेंट है, इसका मतलब एंगल B विल बी इक्वल टू एंगल C बाय CPCT। CPCT मतलब कि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स। तो इसी के साथ साथ हमने आइसोसेलेस ट्रायंगल के ऑपोजिट एंगल्स को भी इक्वल प्रूफ कर दिया। साइड्स तो हमें गिवन ही थी, अब हमने एंगल्स को भी बराबर प्रूफ कर दिया। इसी के साथ साथ अगली थ्योरम देखें, अगला कॉन्ग्रुएंसी रूल सच देखें। कॉन्ग्रुएंसी रूल क्या अगला, SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल। मतलब कि अगर तीनों साइड्स एक ट्रायंगल की बराबर हैं, तीनों साइड्स दूसरी ट्रायंगल की से, तो वो ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट।
फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे ये ट्राइंगल ए बी सी गिवन है और मुझे ये ट्राइंगल पी क्यू आर गिवन है, ये 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 6 4 5 6, तो भाई ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल, नाम बताइए भाई, नाम सोचो एक बार, अब क्या नाम होगा, ए बी सी और पी क्यू आर, ये लिखेंगे। क्या ये मैंने सही लिखा? जी नहीं, क्यों भाई? ए बी 4 सेंटीमीटर है, पी क्यू 4 सेंटीमीटर है, करेक्ट। बी सी 5 सेंटीमीटर है और क्यू आर तो 6 सेंटीमीटर है ना, गलती इधर आ गई। तो इसका मतलब कि मेरी कोई दिक्कत आई है लिखने में, तो मैं एक काम करती हूँ, ये काटती हूँ। अब सोचें क्या लिखेंगे, ए बी के बराबर पी क्यू, भाई ठीक है, यहाँ पे पी क्यू आना चाहिए, और फिर बी सी बराबर पी आर के, तो मैं इसको क्यू पी आर अगर लिखूं, अब चेक करें, ए बी 4 क्यू पी 4, बी सी कितना 5 सेंटीमीटर और पी आर कितना 5 सेंटीमीटर, ए सी कितना 6 सेंटीमीटर, क्यू आर कितना 6 सेंटीमीटर, भाई बढ़िया एकदम। अब ये आया हमारा सही नाम। तो यूजुअली क्या होता है पेपर में ना, ऐसे चेंज कर देते हैं, तो उस टाइम पे घबराना नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है और सोच के लिखना है, एकदम से फुर्ती में वो नहीं करना, स्पीड नहीं पकड़नी, इसमें गलती होने के बहुत चांसेस होते हैं। चलिए भाई, अगला रूल, RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल। अब ये रूल में क्या दिक्कत आती है, बच्चे यूजुअली इसको किस साथ कंफ्यूज करते हैं, बच्चे इसको SAS कॉन्ग्रुएंसी से कंफ्यूज कर देते हैं। अभी देखेंगे किस तरीके से। कह रहे हैं इन टू राइट ट्राइंगल्स हाइपोटेनस एंड वन साइड आर इक्वल टू हाइपोटेनस एंड वन साइड ऑफ अदर ट्राइंगल। भाई दो ट्राइंगल मुझे गिवन है, राइट एंगल ट्राइंगल है, ये 5 सेंटीमीटर लिया, ये 4 सेंटीमीटर ले लिया, फिर ये 5 लिया, ये 4 लिया। चलिए 90 डिग्री देख लिया हमने भाई, 90 90 दोनों है, देयरफॉर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर बाय RHS। अब ध्यान से देखो और सोचो इसमें गलती कहाँ पे है, गलत है, ये कुछ गलत है इसमें, पर कहाँ गलती है ये चीज सोचो। ए बी सी और पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट दिख रहे हैं, बट दिक्कत यहाँ पे है, ये RHS से नहीं दिख रहे, ये SAS से कॉन्ग्रुएंट दिख रहे हैं। साइड इंक्लूडेड एंगल साइड, साइड इंक्लूडेड एंगल साइड, 90 देख के सीधा भाग नहीं जाना उस पे कंक्लूजन पे कि भाई 90 आ गया RHS लगेगी, ऐसा नहीं है। अगर ये 4 ना दिया होता सपोज मुझे, और यहाँ पे कह लो 7 दे दिया, दोनों जगह 7 7 दे दिया, ये नहीं दिया, 4 4 नहीं दिया, 5 7 5 7 ये दिए। अब देखिए राइट हाइपोटेनस साइड अब लगेगा, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड। अब ये कॉन्ग्रुएंट है RHS से। पहले केस में भी कॉन्ग्रुएंट तो थे ही, कॉन्ग्रुएंट पहले वाले केस में भी रहे हैं, दूसरे वाले केस में भी रहे हैं, बट पहले केस में किससे कॉन्ग्रुएंट थे, SAS से, और दूसरे केस में किससे कॉन्ग्रुएंट है, RHS से। तो दोनों चीजों का फर्क जानना बहुत जरूरी है। 90 डिग्री देखते ही सीधा RHS कभी नहीं लिखेंगे, देखेंगे कि SAS तो नहीं लग रही कहीं पे, इंक्लूडेड एंगल तो नहीं है कहीं, अगर हमें हाइपोटेनस नहीं दिया हुआ तो फिर हम SAS देख लेंगे। ठीक है जी, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। AB is a line segment, P and Q are points on opposite sides of AB such that each of them is equidistant from A and B. Show that line PQ is perpendicular bisector. Perpendicular bisector क्या होता है, वो लाइन जो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करे, मतलब 90 डिग्री का एंगल भी बनाए और लाइन को दो इक्वल हिस्सों में भी काटे। इसका मतलब है कि हमने प्रूफ क्या करना है कि एंगल ACP बराबर एंगल PCB के बराबर 90 डिग्री,
और AC बराबर CB के। ये दो बातें हमने प्रूफ करनी है परपेंडिकुलर में करते करते। तो भाई ठीक है, करके देखते हैं। हमें गिवन क्या है, AP बराबर PB के, AQ बराबर BQ के। तो भाई हम दो ट्राइंगल्स लेते हैं। तो इन ट्राइंगल APQ एंड ट्राइंगल BPQ, कौन से ट्राइंगल्स लिए, एक ये ट्राइंगल और एक ये ट्राइंगल। अब इन दो ट्राइंगल्स में भाई जल्दी से देख के बताओ कौन सा रूल लगेगा, जल्दी से अपने दिमाग में सोच लो साथ में, कौन सा रूल लगेगा। सीधा दिख रहा है, SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल। किस तरीके से, AP गिवन है PB के बराबर, क्वेश्चन में ही हमें ये बात गिवन है, AQ गिवन है BQ के बराबर, क्वेश्चन में गिवन है ये बात तो, और PQ बराबर PQ के कॉमन। ठीक है जी, देयरफॉर ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। APQ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BPQ। भाई अगर ये दोनों बातें कॉन्ग्रुएंट आ गई तो हम आगे देख लेते हैं कि ये एंगल और ये एंगल, इसको 1 और 2 बोल देती हूँ। इसका मतलब एंगल 1 और एंगल 2 आपस में क्या हो जाएंगे, इसमें SSS लिख देते हैं। एंगल 1 और एंगल 2 आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल बाय CPCT। चलिए भाई बहुत बढ़िया, एंगल 1 और एंगल 2 आपस में इक्वल आ गए तो मैं नए ट्राइंगल्स लेती हूँ, एक ये ट्राइंगल और एक ये ट्राइंगल। नाम लिखते हैं, इन ट्राइंगल APC एंड ट्राइंगल BPC। तो भाई AP बराबर PB के मुझे पहले ही गिवन है, एंगल 1 एंगल 2 बराबर मैंने प्रूफ करा जस्ट अभी यहाँ पे, और PC बराबर PC के कॉमन। देयरफॉर ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गए आपस में, कॉन्ग्रुएंट बाय SAS। ठीक है जी, अब हमने पहले ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट किए, फिर हमने ये दोनों ट्राइंगल्स अब कॉन्ग्रुएंट किए। अब ये दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करने पे हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया ये एंगल इसके बराबर। इसको 3 4 लिख दो अपनी हेल्प के लिए। चलो भाई, तो एंगल 3 विल बी इक्वल टू एंगल 4 बाय CPCT, एक ये बात पता चली, और AC बराबर CB के, किस वजह से, CPCT। ठीक है जी, AC बराबर CB के और एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4, ये वाला। चलिए भाई इतनी चीज हो गई अपनी। तो अब हम देखें, बाइसेक्टर तो प्रूफ कर दिया, ये बात जो प्रूफ करनी थी वो तो प्रूफ हमने कर दी, बस अब 90 डिग्री प्रूफ करना है। तो एक काम करते हैं, एंगल 3 और एंगल 4 को जोड़ के देखिए क्या बनेगा, 180 डिग्री। क्यों, स्ट्रेट लाइन है। ठीक है भाई, अगर ये दोनों सेम बातें हैं तो इसको तो मैं 2 टाइम्स एंगल 3 भी तो लिख सकती हूँ, बात तो वही है। ठीक है ना, अगर दो चीजें बराबर है तो 2 और 2 को 2 बार बोलने की बजाय बेटर नहीं है 4 बोल दे, इंटू 2 कर दे ना, तो फिर ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड होगा, तो एंगल 3 कितना हो गया, 90 डिग्री। ठीक है भाई, तो इसके साथ साथ हमारी वो कंडीशन भी फुलफिल हो गई, जिससे कि हमारा PQ क्या बन गया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। देयरफॉर PQ is perpendicular bisector of AB. Therefore PQ is perpendicular bisector of AB. चलिए इसके साथ हम अगले पे चलते हैं। अब चलिए अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, P is a point equidistant from lines L and M। कि भाई P जो पॉइंट है L और M से इक्विडिस्टेंट है, तो हमने परपेंडिकुलर हाइट बना दी दोनों की। शो दैट AP बाइसेक्ट्स एंगल बिटवीन देम। तो हमने शो क्या करना है कि जो AP है ना, ये एंगल को, ये 1 और 2 एंगल को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। तो मुझे गिवन क्या है अब, PB और PC, PB और PC आपस में
बराबर गिवन है। क्यों? क्योंकि क्या बोला गया है, P is equidistant from two lines। इक्विडिस्टेंट मतलब कि ये जो डिस्टेंस है ये आपस में बराबर है, तो PB और PC आपस में बराबर हुए। तो हमने प्रूफ क्या करना है, PAB को मैंने अपनी कन्वीनियंस के लिए नाम दिया है एंगल 1 और PAC को मैंने अपनी कन्वीनियंस के लिए नाम दिया है एंगल 2 को बराबर प्रूफ करना है। तो भाई इन ट्रायंगल ABP एंड ट्रायंगल ACP PB बराबर PC के, ये गिवन है, गिवन। अच्छा भाई, साथ ही साथ एंगल B और एंगल C भी तो बराबर हैं। क्यों? क्योंकि दोनों हाइट है। हाइट क्या होती है, 90 डिग्री पे मेजर करते हैं हमेशा। हाइट टेढ़ा होके थोड़ा ना मेजर होती है, एकदम 90 डिग्री पे मेजर होती है। तो वो B और C क्या बन गए, 90 डिग्री ईच। अगली बात भाई, कुछ ढूंढो, क्या मिल रहा है, AP बराबर मिल रहा है। क्यों? AP बराबर AP के कॉमन, ठीक है जी। तो देयरफॉर एक कंडीशन दिख रही है हमें, क्या दिख रही है भाई, अब इसमें ये गलती ना करना, दो साइडें देखी, एक एंगल देखा, जल्दी जल्दी भाग लिया, ऐसे ऐसे लिखा ना, ध्यान से देखो। राइट हाइपोटेनस साइड, तो इसमें क्या लगेगी कॉन्करेंसी रूल, बाय RHS कॉन्करेंसी रूल, इसमें लगेगी RHS कॉन्करेंसी लगेगी। और अगर ये RHS कॉन्करेंसी लग गई इसके बीच में, तो इसका मतलब एंगल 1 और एंगल 2 तो क्लियरली दिख रहे हैं। फिर एंगल 1 एंगल 2, या फिर इसके असल नाम लिख लें, PAB और PAC आपस में बराबर हुए। किस कंडीशन से, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स। तो देयरफॉर ये आपस में क्या हो गए, बराबर। चलिए भाई, तो इसके साथ साथ अपना लेक्चर खत्म होता है यहाँ पे। मेक श्योर पिछला और अब वाला लेक्चर अच्छे से सब लोग रिवाइज करें। ये जो लेक्चर था ये 9th क्लास के लिए था, 10th वाले भी रिवाइज कर लेंगे, उनके लिए बेनिफिशियल रहेगा। इसके बाद हम सिमिलैरिटी पे लेक्चर करेंगे, सो दैट हमारा सारा टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए। चलिए क्लास, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं हम लोग। टिल देन हैव अ गुड डे।